गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पिछली कक्षाओं को दोहराते हुए जो पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री जो है उसकी आवश्यकता और उसकी महत्व क्या है। किसमें? तो हमारे शिक्षण कौशल में, हमारे टीचिंग कौशल में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता क्यों है, इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो हमने पिछली कक्षाओं में श्रव्य दृश्य सामग्री की मीनिंग के बारे में चर्चा की। श्रव्य दृश्य सामग्री को हम उनको ग्रुप में बांटे कि किसे हम दृश्य सामग्री में रखेंगे, किसे हम श्रव्य सामग्री में रखेंगे और किसे हम श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री में रखेंगे। तो हमने बार बार वीडियो का भी, जो हमारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और तो ये किस श्रेणी में आएगा सामग्री? तो ये आएगा श्रव्य और दृश्य। यदि सिर्फ हमारी आवाज़ या सिर्फ हमारी पिक्चर आप तक पहुंच पा रही होगी और उसमें आवाज़ नहीं होगी तो वो सिर्फ दृश्य हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आज ऑडियो विजुअल इन्वायरमेंट जो टॉपिक है यूनिट 3 के अंतर्गत, आज इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे यूनिट 3 से। यूनिट 3 से हमारा जो है टॉपिक लेने का उद्देश्य यही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हो सकते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक जो है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको आना निश्चित है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दिया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि जो नीड एंड इम्पोर्टेंस है ऑडियो विजुअल का, ये क्या होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा अधिगम प्रक्रिया में ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इसका जो पहला जो पॉइंट है, कहा जाता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ, अधिगम यानी कि सीखना, प्रक्रिया यानी कि अधिगम के क्रम में, अधिगम के प्रोसेस में जब हम क्लास में जाएंगे और अपने टॉपिक को इस सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे हमारे शिक्षण कौशल में हमारा शिक्षण कौशल प्रभावित तो होगा ही, और इस सामग्री के माध्यम से क्या होगा कि बच्चों में अभिप्रेरणा आएगी, यानी मोटिवेशन आएगा। और जब अंदर से कोई व्यक्ति मोटिवेशन होता है तो उसे कार्य करने की जो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो यही है पहला पॉइंट, इसमें जो कहने का प्रयास किया गया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा अधिगम प्रक्रिया में ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। अभिप्रेरणा दो शब्द है, अभिप्रेरणा और ध्यान। जब आप इन सारे सामग्री को लेकर चार्ट पेपर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जब इन माध्यमों का जब हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण कौशल में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव क्लास हो जाता है, जिससे बच्चे ध्यान से सुन पाते हैं, बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं और अंदर से वह एग्जाम्पल के साथ जब हम पढ़ाना
शुरू करते हैं बच्चों को, तो क्या होता है कि वो अंदर से मोटिवेट होते हैं। जैसे यदि हम देशभक्ति गानों को लें, यानी कि हम राष्ट्रगान लें, इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में पढ़ें जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया देश की आज़ादी के लिए। जब हम ऐसे व्यक्ति, वीर पुरुष के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा जुनून होता है, एक देश के प्रति एक प्रेरणा जागृत होती है। तो उसी तरह से इस सामग्री के माध्यम से, ऑडियो वीडियो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से हम अपने शिक्षण कौशल में जब प्रयोग करते हैं तो बच्चों में जो अंतर पाया जाता है, बच्चों में जो देखने को मिलता है वह होता है कि वह ध्यान केंद्रित कर पाता है और उनमें अभिप्रेरणा जागृत होती है। तो ये हमारा जो पहला जो आवश्यकता होता है ये पूरा होता है ऑडियो विजुअल सामग्री के द्वारा पढ़ाए जाने पर जो फायदा हमें आवश्यकता जो महसूस होती है। उसके बाद जो हमारा है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करने से विषय वस्तु का स्वरूप जटिल की अपेक्षा सरल बन जाता है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हम इन सारे सामग्री का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के क्रम में, अपने शिक्षण के क्रम में, शिक्षण के दौरान, तो जो विषय वस्तु बच्चों को समझ नहीं आती है और जब हम इन चार्ट पेपर का, रेखा चित्र का और भी जो जिस माध्यम का यहाँ पे जिक्र किया गया है उस माध्यम का यदि हम प्रयोग करते हैं, उस वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो विषय वस्तु होता है बच्चों के सामने सरल प्रतीत होता है, सरल दिखाई देता है और वो आसानी से सीख पाते हैं। तो ये फायदा, ये आवश्यकता, महत्व, अपना जो महत्व बताता है कि इस चीज़ को पढ़ने से आपका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी नीड है। तो ये ज़रूरत, आवश्यकता जो है, महत्व है इन सामग्री का जो बच्चों के अंदर बताया जाता है। सबसे पहला पॉइंट में अभिप्रेरणा और ध्यान केंद्रित होती है। दूसरा में सरल, जटिल की अपेक्षा सरल हो जाता है। क्या चीज़ सरल हो जाता है? तो पाठ्य सरल हो जाता है, समझने में सरल हो जाता है, समझने में आसानी होती है। तो दो जो है यहाँ पे पॉइंट हमने जिक्र किया है जिसमें आपको बताया गया। और तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा, यह सामग्री छात्रों को विषय वस्तु को समझाने में मदद देती है। हमने बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया कि आपके शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशील बनाने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारा शिक्षण कौशल प्रभावशील हो, अधिक उपयोगी हो, तो आप इन सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के दौरान चार्ट पेपर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, नाटक नुक्कड़ के माध्यम से, ड्रामा के छोटे छोटे अभिनय कराकर जो उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, जो बच्चों में मैसेज देना चाहते हैं, हम इसकी आवश्यकता और महत्व को यहाँ पे बतला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने विषय वस्तु को समझाने में मदद देती है। मान लिया जाए हमें भारत की भौगोलिक या अपने शहर का या अपने ज़िले का कृषि के बारे में पढ़ना है, या यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ना है, तो हम उसे मैप के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, यहाँ पे जो मिट्टी, कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयोगी होता है, तो इन सारे चीज़ों का जब हम अध्ययन करेंगे, उसे मानचित्र के द्वारा, चार्ट पेपर के द्वारा जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो फिर वो जो विषय वस्तु होगा बच्चों के लिए सरल होगा, बोधगम्य हो जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बच्चों को काफ़ी रुचि जागृत करने में इस सामग्री के माध्यम से हमें मदद मिलेगी।
तो ये जो हमारा था 4th पॉइंट था, 3 पॉइंट था। अब जो हमारा होगा 4th पॉइंट होगा, जिसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशल, प्रभावी व आकर्षक बनाने में समर्थ करता है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशल, प्रभावी व आकर्षक बनाने में समर्थ होता है। कहने का मतलब है कि आप आए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। जब आप विद्यालय जाएंगे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जब ऑब्जर्व करेंगे, खुद आप टीचर का ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करेंगे। आपने आया, क्लास स्टार्ट किया और पढ़ाना चालू कर दिया, लेकिन सामने वाला बच्चा आपका समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। यदि नहीं पा रहा है तो किन तरीकों का प्रयोग करेंगे, किन किन चीज़ों को साथ में लेकर आप चलेंगे, किन किन वस्तुओं के प्रयोग से आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, किन किन उदाहरणों को पेश करेंगे, जिससे आपका जो है शिक्षण कौशल जो है प्रभावी होगा। जितने भी बीएड में टेक्निक्स बताए जा रहे हैं, जितने भी नॉलेज दी जा रही है, जितने भी कोर्स के अंतर्गत है, सभी में कहीं न कहीं शिक्षण विधियाँ हैं, कहीं न कहीं उनमें मेथड की जिक्र है। उन्हीं मेथड का प्रयोग करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। जब आप विद्यालय जाएंगे तो इसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशल बनाता है। कौन बनाता है? तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री बनाता है, आकर्षक बनाता है। आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपने थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप चार्ट पेपर पर उन सभी के बारे में यदि आप बताते हैं, उन महापुरुषों के बारे में, उस सन ईस्वी के बारे में, उस तिथि के बारे में, तो आपका जो है यहाँ पे जो क्लासरूम काफ़ी इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। बच्चे रुचि लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो ये होता है टीचर्स ट्रेनिंग करने का फ़ायदा जो होता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है कि हम किन किन माध्यमों का, किन किन वस्तुओं के सहारे से अपने शिक्षण कौशल को प्रभावशील बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा 5वां जो पॉइंट है, उसमें है कक्षा शिक्षण में एक विशेष स्तर तक संवाद बनाए रखने तथा उसमें गतिशीलता कायम रखने में यह समर्थ होती है। यदि हम लगातार एक ही टॉपिक पर यदि हम बोलते जा रहे हैं तो बच्चों को इससे नीरस महसूस होता है, और हम इन सारे सामग्री का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण कौशल में, अपने पढ़ाने के दौरान में। तो इससे क्या होता है? गतिशीलता बना रहता है। कहा जा रहा है कि संवाद बनाए रखने में, यानी कि आपसे और हमसे बातचीत करने में, आप विद्यालय जब जाएंगे तो अपने छात्र और आपके बीच में जो संवाद होगा, जो वार्तालाप होगा, उसमें गति बनाए रखने के लिए, है ना, उसमें गति बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए यह क्या करता है? यह जो मेथड है, इस मेथड के सहारे हम उसमें हम क्रियाशील बनाकर रखते हैं। यानी उसमें निष्क्रिय की बात नहीं होती है, उसमें क्रियाशीलता आती है, कार्य करने की क्षमता जो है उससे अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये सारी जो है आवश्यकताएं हैं, ऑडियो विजुअल जो हमारा जो टॉपिक है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यदि प्रश्न आ जाए कि श्रव्य हमारे शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का कितना महत्व है, तो आप इन महत्व को दर्शाएंगे, इन महत्व को बारे में आप बताएंगे, इनकी आवश्यकताओं को बारे में बताएंगे। प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किन किन रूप में कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। उसके बाद है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर यह ध्यान देती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है,
इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, हमने पिछली कक्षाओं में भी बार बार चर्चा किया है। कोई बच्चा मंद गति से सीखता है, कोई बच्चा तीव्र गति से सीखता है, किसी की IQ लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में जब हम जाते हैं टीचर के रूप में, तो हमारे लिए सभी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना है। यदि कोई इस तरह का बच्चा यदि हमें मिले जिसे सीखने की जो गति है कम है, तो हम इन सामग्री के माध्यम से उनमें हम सिखाने का हम प्रयास करेंगे, उनको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अधिगम संसाधनों का विस्तार करती है। इसका मतलब ये हुआ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अधिगम संसाधनों का विस्तार करती है। ये मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक का मतलब हुआ कि समय के साथ हम अपने टीचिंग स्किल को उन साधनों का प्रयोग करें जो अभी चल रहा है। और मनोवैज्ञानिक जो होता है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के रुचि के हिसाब से भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, या उनके सामने आप उदाहरण पेश करते हैं उनके रुचि के अनुसार से, मनोवैज्ञानिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने ही बातों को मनवाने के लिए आपने जो उदाहरण पेश किया है वही सही है, बच्चों ने उस उदाहरण के बदले दूसरा उदाहरण पेश किया तो वो सही नहीं है। नहीं, उसमें बच्चों की सहमति, बच्चों का भी सहमति होना चाहिए, बच्चों को भी उदाहरण पेश करने का आज़ादी होना चाहिए। ये होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ ये यूनिट 3 का ऑडियो विजुअल इन्वायरमेंट, तो आज यह टॉपिक जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपके लिए उपयोगी है और जो मैंने PDF इसका प्रोवाइड किया है वो आपके लिए उपयोगी हो। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।